नमस्ते। मेरा नाम आस्था है और मैं दिल्ली, हिंदुस्तान से हूँ। मेरी आंखें नीली और बाल गहरे काले हैं और मैं 5 फीट 5 इंच लंबी हूँ। 19 साल की उम्र में मैं पढ़ाई के लिए लंदन में रहती हूँ। यहाँ मैं अपने बड़े भाई आर्यन और उसके बचपन के दोस्त विजय के साथ 3 कमरों के एक फ्लैट में रहती हूँ। आर्यन पिछले 4 साल से लंदन में है और विजय भी 4 साल से उसी के साथ उसी फ्लैट में रह रहा है। मैं 1 साल पहले यहाँ आई हूँ और मेरे घर वालों ने मुझे यहाँ आने की इजाजत ही इस शर्त पर दी थी कि मैं अपने भाई के साथ रहूंगी। हिंदुस्तान में मैं एक को एजुकेशन कॉलेज में पढ़ती थी, जहाँ मेरे क्लासमेट और कॉलेज के दूसरे लड़के मुझ पर अक्सर फब्तियां कसते थे, लेकिन मैंने कभी किसी पर ध्यान नहीं दिया। मेरा सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर था और मैं हमेशा नई चुनौतियों की तलाश में रहती थी। इसी दौरान मेरा दाखिला लंदन के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में हो गया और मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ आ गई। मेरी इच्छा थी कि मैं अपने भाई से अलग रहूं ताकि अपनी आजादी से जिंदगी जी सकूं, लेकिन घर वालों की यह शर्त कि मैं भाई के साथ रहूंगी एक ऐसी बाधा थी जिसे मैं पार नहीं कर सकती थी। जब मैं यहाँ पहुंची तो विजय को देखकर हैरान रह गई। वह 5 फीट 10 इंच लंबा, सांवले रंग का और एक कसरती बदन वाला नौजवान था। उसकी उम्र भी लगभग 24 साल होगी, यानी मुझसे कुछ साल बड़ा। वह गजब का खूबसूरत था। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी सी चमक थी जो मुझे अपनी तरफ खींचती थी, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि वह हमेशा मुझसे दूर रहने की कोशिश करता। दूसरे हिंदुस्तानी लड़कों की तरह उसने कभी भी मुझसे ज्यादा बेतकल्लुफ होने की कोशिश नहीं की, बल्कि काम की बात भी वह मुझसे कभी कभार ही करता था, और वह भी बहुत कम। उसका तरीका कुछ ऐसा था कि जैसे वह मुझे बिल्कुल देख ही नहीं सकता। वह उसी वक्त घर आता जब आर्यन भाई भी मौजूद होते। अगर कभी ऐसा होता कि मैं घर में अकेली होती तो विजय भी घर से बाहर चला जाता और उस वक्त वापस आता जब आर्यन घर आ जाते। यह बात मुझे हैरान करती कि आखिर वह मुझसे इतना क्यों कतरा रहा है। मैंने कई बार उसके साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार कतरा जाता और मुझे अनदेखा कर जाता, जैसे उससे किसी ने बात ही न की हो। जैसे जैसे वह मुझे अनदेखा करता, मुझ में उसे पाने की इच्छा बढ़ती जाती। उसकी बेरुखी मेरे दिल में उसके लिए जिज्ञासा और आकर्षण पैदा कर रही थी। मुझे इस बात का भी डर रहता कि अगर मैं कभी उससे कोई बात करूं तो कहीं वह भाई को न बता दे, कहीं आर्यन मुझसे नाराज न हो जाए। लेकिन इसके बावजूद मैं अक्सर उससे बात करती रहती। हर बार मुझे उसकी तरफ से बेरुखी और नाकामी का सामना करना पड़ा। यह लड़का लंदन जैसे खुले माहौल में रहने के बावजूद यहाँ की बुराइयों और बेतरतीब जिंदगी से दूर था। हालांकि मेरा भाई कई बार शाम को बाहर दोस्तों के साथ चला जाता, लेकिन विजय ऐसी तमाम बातों से बहुत दूर था। वह अपना ज्यादा वक्त पढ़ाई या अपने काम में लगाता था। उसकी यही परहेजगारी और संजीदगी थी जिसने मुझे उसकी तरफ खींचा और मैं उसे मन ही मन में चाहने लगी थी। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। एक बार जब विजय की तबीयत खराब थी और वह दिन भर घर पर ही रहा, मैं भी जल्दी कॉलेज से वापस आ गई। बारिश का दिन था और मौसम काफी ठंडा था। आर्यन भाई उस वक्त अपनी नौकरी पर थे, इसलिए मैंने विजय के लिए चाय बनाई और उसे पेश की। मैंने देखा कि वह काफी बेचैन महसूस कर रहा था। उसने मेरे हाथ से चाय का कप लिया और खामोशी के साथ बैठकर पीने लगा। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। मैं भी एक कप लेकर उसके कमरे में कुर्सी पर बैठ गई और उससे बातें करने लगी। मैंने उससे पूछा कि तबीयत कैसी है, क्या कुछ खाना पसंद करोगे? वह मुझे किसी बात का जवाब देता और किसी पर खामोश रहता। अपनी नजरें कभी अपने लैपटॉप पर रखता तो कभी खिड़की से बाहर बारिश को देखता। वह मुझे अनदेखा कर रहा था, लेकिन मैं ढीठ बनकर उसके सामने बैठी रही और दिल में सोचा कि देखती हूँ यह मुझे कब तक अनदेखा करता है। मेरा मकसद सिर्फ उससे बात करना नहीं था, बल्कि मैं उसकी करीबी महसूस करना चाहती थी। ये जानना चाहती थी कि उसके दिल में क्या चल रहा है। बातों के दौरान जब मैंने देखा कि वह मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तो मैंने उससे सीधे सीधे यह पूछ ही लिया कि वह मुझे अनदेखा क्यों करता है। तो वह कहने लगा, आस्था, तुम मेरे दोस्त की बहन हो और मेरे ख्याल में दोस्त की बहन अपनी बहन के बराबर होती है। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, इसीलिए तुमसे दूरी रखता हूँ। मैंने उससे कहा, दोस्त की बहन दोस्त भी तो हो सकती है, बल्कि एक बेहतरीन दोस्त। वह मेरी बात सुनकर थोड़ी देर खामोश हो गया। उसके चेहरे पर उलझन के निशान थे। मैंने इस मौके का फायदा उठाया और उसे अपनी दिल की बात कह दी। मैं तुम्हें चाहती हूँ और तुम्हें पाकर रहूंगी। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हो। मेरी बात सुनकर वह कुछ देर हैरत से मेरी तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, आस्था, ये बात ठीक नहीं है। अगर तुम्हारे भाई को मालूम हो गया तो वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बल्कि सारा इल्जाम मुझ पर डाल देगा। हमारी दोस्ती बरसों पुरानी है। मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती में दरार आए। यह रिश्ता आर्यन के लिए बहुत अहमियत रखता है। मैंने उसको कहा, तुम इसकी फिक्र न करो, ये बात मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। उस दिन मुझे काफी हद तक कामयाबी मिली। मुझे लगा कि उसके अंदर भी दिल है और मैं उसके दिल तक पहुंच सकती हूँ। उसकी हिचकिचाहट और फिक्रमंदी ने मुझे यह यकीन दिलाया कि वह भी मुझे कुछ न कुछ महसूस करता है। अब मुझे उसके दिल से डर दूर करना था और उसे यह यकीन दिलाना था कि इस रिश्ते में कोई खतरा नहीं है। खैर, इसी तरह वक्त गुजरता गया और अगले 2 हफ्तों तक मुझे कोई खास कामयाबी नहीं मिली।
विजय का बर्ताव अभी भी एहतियाती था, हालांकि वह पहले से थोड़ा कम अनदेखा करने लगा था। इसी दौरान मेरे भाई आर्यन को रात के वक्त एक नई नौकरी मिल गई, जहां पहले वाली नौकरी से दुगना ज्यादा वेतन था। वह इस प्रस्ताव पर बहुत खुश था। मैंने भाई से बात की कि वह यह नौकरी न करे, क्योंकि मैं रात के वक्त घर में अकेली रहूंगी और मुझे अकेलेपन से डर लगता है। तो वह कहने लगा, अकेली क्यों? विजय भी तो घर में ही होता है। विजय भी उस वक्त हमारे पास ही मौजूद था, अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। मैंने उस वक्त उसकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कहा, विजय तो ऐसे होता है जैसे घर में कोई है ही नहीं। आप होते हैं तो मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होता। आपके साथ बातें भी कर लेती हूँ, दिल बहल जाता है, लेकिन विजय तो मुझसे बात करने से भी भागता है। मेरी बात सुनकर आर्यन भाई हंसने लगे और विजय को संबोधित करके कहने लगे, क्यों विजय, क्या बात है? आस्था तुम्हारी शिकायत कर रही है, लगता है तुम्हारी तन्हाई से उसे बोरियत होती है। तो विजय ने एक बार नजर उठाकर पहले आर्यन और फिर मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और फिर उसने फौरन अपनी निगाहें दोबारा अपने लैपटॉप पर टिका ली। मैंने मौका हाथ से न जाने दिया और आगे कहा, ये तो ऐसे मुझसे भागते हैं जैसे मैं इन्हें खा जाऊंगी। 6 महीने विजय ने मुझसे कभी सीधे बात नहीं की और अब कहते हैं कि मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। मैंने और ज्यादा नाटकीय अंदाज में कहा, आर्यन भाई, जब कभी आप घर पर न हो और विजय घर आ जाए और घर में आपको न पाकर यह तो बाहर निकल जाते हैं, मुझे लगता है अगर आपने रात की ड्यूटी वाली नौकरी शुरू कर ली तो यह भी घर नहीं आया करेंगे और मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ देंगे। मेरी बात सुनकर भाई जोर से हंसने लगे और विजय को एक बार फिर संबोधित करके कहने लगे, विजय, क्या यह सच कह रही है? तुम्हें शर्म नहीं आती? तो उसने एक बार फिर अपना सिर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी और कुछ कहने ही वाला था कि आर्यन भाई बीच में बोल पड़े और कहने लगे, विजय, मुझे तुम पर और आस्था, तुम दोनों पर भरोसा है। मेरा ख्याल है कि मेरी गैर मौजूदगी में आइंदा आस्था को अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। विजय, तुम आस्था का ख्याल रखोगे? आर्यन भाई की बात सुनकर विजय बोला। आर्यन दरअसल उसने अपनी बात शुरू ही की थी कि आर्यन भाई फिर बोल पड़े, बस अब यह विषय बंद करो और आस्था, जा चाय बनाकर ला। सब मिलकर चाय पीते हैं और यह बात यहीं खत्म। मैं उठकर किचन में चली गई। वापस आई तो कमरे का माहौल पूरी तरह बदल गया था और दोनों कह कहे लगाकर हंस रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरानी मजाक चल रहा हो। मैं चाय की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई और हम लोग चाय पीते रहे। इस दौरान मैंने देखा कि विजय बात करते करते चोरी चोरी मुझे देखता है और फिर मुझसे नजरें मिलते ही निगाह दूसरी तरफ कर लेता है, जिस पर मुझे खुशी महसूस हुई कि आखिरकार मुझे कामयाबी मिल रही है। मेरे ख्याल में ये पहली बार था कि विजय मेरी तरफ नजर उठाकर देख रहा था। उसकी आंखों में एक नई सी शरारत थी। पहले तो मुझसे बात भी करता तो अपनी नजर नीचे रखता था या इधर उधर देखता रहता था। यह एक छोटी सी लेकिन अहम कामयाबी थी। अगले दिन भाई ने विजय से कहा, विजय, कल से तुम अपनी नौकरी पर जाते हुए आस्था को उसके कॉलेज छोड़ दिया करना और वापसी ये खुद लोकल ट्रांसपोर्ट पर आ जाया करेगी। मैं रात को ड्यूटी पर रहूंगा, तुम इसका ख्याल रखना, मुझे कोई शिकायत न मिले। और आस्था, तुम भी विजय को ज्यादा तंग न करना, वरना तुम्हारी भी खैर नहीं। यह सुनकर मुझे दिली सुकून मिला। अगले रोज सुबह नाश्ते के बाद जब विजय नौकरी पर जाने लगा तो मैं जल्दी से उसकी गाड़ी का सामने वाला दरवाजा खोलकर बैठ गई। उसके चेहरे पर हैरानी के मिले जुले भाव थे। वह गाड़ी में बैठा और एक नजर मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराकर गाड़ी चलाने लगा। वह चलाते हुए खामोश था, जैसे अपने ख्यालों में खोया हुआ हो। मैंने इस खामोशी को तोड़ा और कहने लगी, विजय, आप जितना दूर भागोगे मैं उतना ही पास रहूंगी। और मैंने कहा था कि मैं तुमको पसंद करती हूँ और तुमको पाकर रहूंगी। तुम मेरी किस्मत में हो। वह मेरी बातें खामोशी से सुनता रहा, कभी हल्का सा सिर हिलाता और मुझे कॉलेज के बाहर छोड़कर चला गया। मुझे लगा कि मेरे शब्द उसके दिल पर कुछ न कुछ असर कर रहे हैं। दोपहर को मैं घर आई तो आर्यन भाई सो रहे थे। मैंने अपने कपड़े मशीन में डालकर धोए और टीवी लगाकर देखने लगी। शाम को विजय आए तो मैंने उनको भी चाय पेश की। इतने में आर्यन भाई भी उठ गए और अपनी नौकरी के लिए तैयार होने लगे। मैंने उनसे पूछा कि आज रात के खाने का क्या मूड है, तो आर्यन भाई कहने लगे, मैं तो नौकरी पर रहूंगा। बेहतर है जब तक मेरी रात की नौकरी है, आप लोग बाहर से ही खाना खा लिया करना, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं यह बात सुनकर उछल पड़ी कि विजय के साथ मैं पहली बार आज बाहर खाने के लिए जाऊंगी। ये एक ऐसा मौका था जिसका मैं कब से इंतजार कर रही थी। भाई के नौकरी पर जाने के बाद मैं टीवी देखती रही, जबकि विजय अपना लैपटॉप लेकर अपने कमरे में घुस गया। मैं बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। रात को 10 बजे जब भूख की शिद्दत बढ़ने लगी, मैंने विजय के कमरे का दरवाजा बिना ताला लगाए खोला और कहा, आज क्या आपने भूख हड़ताल कर रखी है? अगर ऐसा है भी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आपको कुछ नहीं खाना तो मुझे तो भूखा ना रखें। मेरी बात सुनकर विजय मुस्कुराए और अपना लैपटॉप एक तरफ रखकर उठ गए और कहने लगे, तुम आधा घंटा और इंतजार करो, मैं KFC से कुछ ले आता हूँ। मैंने कहा, नहीं, आप घर कुछ न लाए, मैं भी आपके साथ चलूंगी और बाहर ही खाकर आएंगे। आज मुझे आपके साथ बाहर खाना है। मेरी बात सुनकर वह एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। फिर कहने लगा, चलो ठीक है। मैंने कहा, ठहरो, मैं कपड़े बदल लूं, कुछ अच्छा पहन लेती हूँ।
तो वह कहने लगा, क्या बदलना है, अच्छी भली तो हो, तुम्हें किसी बदलाव की जरूरत नहीं। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। मैं भी उसके पीछे ही बाहर आ गई और गाड़ी में बैठ गई। उसने गाड़ी चला दी और खामोशी से ड्राइविंग करता रहा। मैंने इस खामोशी को तोड़ा और उससे पूछा, आप मुझे जानबूझकर अनदेखा क्यों करते हो? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? अब मुझ में कोई कमी है कि आप मुझसे बात करने से भी कतराते हैं? आस्था, मेरी बात सुनो। अगर तुमने आइंदा ऐसी बात की तो मैं तुम्हारे भाई को बता दूंगा। उसने थोड़े गुस्से में कहा, तुम चाहे सारी दुनिया को बता दो, मुझे परवाह नहीं। मैं तुमसे तब तक पूछती रहूंगी जब तक मुझे मेरी बात का जवाब नहीं मिल जाता, जब तक मुझे यह नहीं मालूम होता कि मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों है। आस्था, तुम मेरे दोस्त की बहन हो और मेरे लिए सम्माननीय हो, बस यही वजह है। तो मैं कब कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे दोस्त की बहन नहीं हूँ? क्या दोस्त की बहन भी दोस्त नहीं बन सकती? क्या यह जरूरी है कि वह सिर्फ बहन ही रहे, कभी दोस्त ना बने? नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर तुम्हारे भाई को मालूम हो गया तो वह क्या सोचेगा? हम दोनों से नाराज हुए। यह सब तो मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। आपको सिर्फ मेरी बात सुननी है और मेरी तरफ एक बार ध्यान देना है। फिर भी मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। यह हमारी दोस्ती के खिलाफ है। क्यों अच्छा नहीं लगता? इसकी कोई खास वजह भी तो बताओ। शायद मैं भी उसको बुरा समझने लगूं और अपना इरादा बदल लूं। मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता, उसने तंग आकर कहा। उसके चेहरे पर बेबसी के निशान थे। तो फिर मेरी बात मान लो। मैं आपको यह बता दूं कि मैं आपको पसंद करती हूँ और आपको पाकर ही रहूंगी। मैंने तुम पर अपना दिल हारा है। हाँ, अगर मैं आपको अच्छी नहीं लगती तो मुझे बता दो, मैं आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी। उसने केएफसी के सामने गाड़ी खड़ी की और खुद दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया और थोड़ी देर के बाद 2 हलाल बर्गर और 2 कोक ले आया। मैंने उससे कहा कि खाना लेकर घर नहीं जाना, बल्कि यहाँ पास के किसी पार्क में चलते हैं जहाँ बैठकर खाएंगे। मुझे खुली जगहों पर बैठकर खाना पसंद है। वह मेरी बात सुनकर खामोश रहा और गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने एक खूबसूरत पार्क के सामने गाड़ी खड़ी कर दी, जहाँ हल्की रोशनी थी और सुकून महसूस हो रहा था। हम दोनों ने एक बेंच पर बैठकर बर्गर खाए। इस दौरान भी मैंने उसके साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन वह खामोश रहा। कभी आसमान की तरफ देखता तो कभी घास पर निगाहें जमाए रखता, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने महसूस किया कि उसकी खामोशी में भी कुछ छिपा हुआ है। वह कुछ कहना चाह रहा है लेकिन हिचकिचा रहा है। अगले रोज शुक्रवार का दिन था। सुबह जब वह मुझे कॉलेज छोड़ने गया तो रास्ते में फिर बात करने की कोशिश करती रही, लेकिन हमेशा की तरह मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। उसका रवैया अभी भी वही पुराना था। उस दिन शाम को जब भाई नौकरी पर जाने लगे तो मैंने उनसे कहा, भाई आज आप नौकरी पर न जाइए, मुझे आपके साथ वक्त बिताना है। क्यों, खैरियत तो है ना आस्था? क्या कोई समस्या है? नहीं, ऐसे ही आज मेरा बाहर खाने का मन कर रहा है। जब से लंदन आई हूँ कभी भी आप मुझे बाहर खाने के लिए नहीं लेकर गए। मुझे आपके साथ जाना है। मैं तो नहीं लेकर जा सकता, मेरी रात की ड्यूटी है। तुम विजय के साथ चली जाना, वह तो फौरिक है। वह तो ऐसे इंसान है, न खुद कहीं जाते हैं न कहीं मुझे लेकर जाएंगे। उनको तो घर से बाहर निकलना भी पसंद नहीं। मेरी बात सुनकर आर्यन भाई हंसने लगे और कहने लगे, नहीं ऐसी बात नहीं। वह है तो बहुत खारिश मिजाज आदमी, लेकिन तुमसे थोड़ा आरक्षित रहते हैं। पता नहीं क्यों मुझसे आरक्षित क्यों रहते हैं, ये मुझे मालूम नहीं। खैर छोड़ो इस बात को। अगर आप मुझे ले जा सकते हैं तो ले जाए। वह मुझे नहीं लेकर जाएंगे। अगर उनके साथ जाने के लिए कहना है तो साफ कह दें कि मैं न जाऊं। नहीं ऐसी बात नहीं, तुम उसे कह देना, वह तुम्हें ले जाएगा। वह नहीं मानेंगे। आप खुद उनसे कह दें तो शायद आपकी बात मान लें। वह आपकी बात ज्यादा सुनते हैं। ठीक है, इस वक्त तो वह नौकरी पर व्यस्त होगा। जब आएगा तो मेरी फोन पर बात करवा देना, मैं उसे कह दूंगा। भाई की बात सुनकर मैं खुश हो गई। मेरा प्लान कामयाब हो गया था। मैं जानती थी कि भाई का कहना वह नहीं टालेगा। भाई चले गए तो मैंने उठकर फ्रेश होकर नीली जीन्स के साथ सफेद टी शर्ट पहन ली और हल्का सा मेकअप करके तैयार हो गई। मैंने आईने के सामने खड़ी रहकर खुद को देखा तो मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया था। मैं जब से लंदन आई थी आज पहली बार मैंने मेकअप किया था। हालांकि मेरे पास मेकअप का सामान मौजूद था, लेकिन मैं कभी भी खुद को तैयार करने की जरूरत महसूस नहीं करती थी। तैयार होने के बाद मैं विजय का इंतजार करने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक अजीब सी बेचैनी थी। थोड़ी देर के बाद वह आया। मैंने दरवाजा खोला तो उसने मुझे देखा और एक लम्हे के लिए ठिठक कर रह गया। उसकी आंखों में हैरानी और कुछ और ही जज्बात थे, लेकिन दूसरे ही लम्हे वह संभल गया और अंदर दाखिल हो गया। मैंने दरवाजा बंद किया और अंदर आकर उसके लिए चाय बनाई। चाय के बाद मैंने उससे कहा, विजय आज कहीं बाहर खाने के लिए न चले? भाई ने कहा है कि आपके साथ चली जाऊं। उसने मुझे बिना देखे हुए कहा, मैं नहीं जा सकता। अगर जाना है तो आर्यन से कह देना, वह लेकर चला जाएगा। मैंने भाई से पूछ लिया है, वह कह रहे थे कि आपके साथ चली जाऊं और उन्होंने मुझे जोर दिया है कि आप मुझे लेकर जाएं। मुझे तो उसने नहीं कहा। आप उनसे फोन पर बात कर लें। नहीं, मैं नहीं करता उससे बात, और नहीं तुम्हें लेकर जाऊंगा। मेरे पास वक्त नहीं है और मुझे बाहर जाने का मूड नहीं है। मैंने विजय की बात सुनी और अपने फोन से भाई का नंबर मिलाया। जब बेल बजी तो मैंने फोन विजय को पकड़ा दिया। यह लो, भाई से बात कर लो, वह आपसे बात करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं नहीं करता, उसने फोन मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। उसके चेहरे पर सख्ती थी। मैंने फोन पकड़ लिया
और जैसे ही भाई ने फोन उठाया, मैंने रोने वाले अंदाज में कहा, भाई मैंने क्या कहा था, विजय मुझे नहीं लेकर जाएंगे, आप खुद ही मुझे मना कर देते। मैं कितनी अकेली महसूस कर रही हूँ। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम मेरी बात विजय से करवा दो। भाई ने हैरानी से कहा, वह आपसे बात करने को भी तैयार ही नहीं। वह तो कह रहे हैं कि उनको मुझसे बाहर जाने का बिल्कुल मूड नहीं है। ठीक है, मैं उसको खुद फोन करता हूँ। भाई ने फोन बंद कर दिया। अगले ही लम्हे विजय के फोन पर घंटी बजने लगी। विजय ने मेरी तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए फोन उठाया। हेलो, क्या हाल है आर्यन? फिर उसने मुझ पर नजर डाली और भाई से कहने लगा, क्या मैं कैसे ले जा सकता हूँ इसको यार, मुझे काम है। मेरी बात तुम समझते क्यों नहीं? दूसरी तरफ से भाई ने जाने विजय को क्या कहा। विजय ने मेरी तरफ देखा और फोन बंद कर दिया और मुझे कहने लगा, ठीक है, लेकिन जाना कहाँ है? किसी अच्छे से होटल पे चलते हैं जहाँ लाइव म्यूजिक हो। नहीं, मैं तुम्हें होटल पे नहीं ले जा सकता, आज मेरा मूड नहीं है। नहीं तो मैं फिर भाई से बात करती हूँ। मैंने उसे फिर धमकी दी। एक तो तुम भाई की धमकी बहुत देती हो। तुम्हारा भाई मुझ पर कोई हाकिम तो नहीं लगा हुआ कि मैं उसके डर से तुम्हारी हर जायज नाजायज बात मानूं? उसने अब थोड़ा सा मजाक से कहा, तो ठीक है, अब भाई से बात कर लें और उनको कह दें कि मैं नहीं ले जा सकता। मैंने भी थोड़ी शरारत की। ठीक है, लेकिन एक बात सुन लो, वहाँ जाकर कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करनी और तुम तैयार हो जाओ। मैं भी कपड़े बदल लेता हूँ। मैं तैयार हूँ, आप तैयार हो लें। वैसे इसी तरह भी आप बहुत हैंडसम लग रहे हो, मैंने मुस्कुराकर कहा। उसने फिर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक नई सी शरारत और हल्की सी हंसी थी। वह अपने कमरे में घुस गया। थोड़ी देर के बाद कपड़े बदलकर बाहर निकल आया और मुझे कहने लगा, चलो जल्दी करो और वापस भी जल्दी आना है। उस वक्त रात के लगभग 9 बज रहे थे। मैं जल्दी से बाहर निकली और गाड़ी में बैठ गई। उसने दरवाजा लॉक किया और गाड़ी में आ बैठा और ड्राइविंग करने लगा। हम लोग लंदन के एक बड़े होटल के बाहर पहुंचे, जहां उसने एक जगह गाड़ी पार्क की और हम अंदर चले गए। अंदर दाखिल हुए तो अंदर तेज अंग्रेजी संगीत चल रहा था और माहौल बहुत रोशन था। हमने एक खाली टेबल ढूंढा और बैठ गए। ऐसे ही बैठे रहने के बाद मैंने विजय से कहा, यहाँ ऐसे ही बैठे रहेंगे? आप कोई ड्रिंक वगैरह भी लेनी है? वह कहने लगा, तुम बैठो, मैं कुछ ले आता हूँ। मैंने उससे कहा, नहीं आप बैठें, मैं लेकर आती हूँ, आप थक गए होंगे। वह उठने लगा, लेकिन मैं उससे पहले उठ चुकी थी, जिस पर वह बैठ गया और उसने अपने पर्स से मुझे कुछ पैसे दिए। मैंने ड्रिंक के 2 ग्लास लिए और टेबल पर आ गई। ड्रिंक देखकर वह गुस्से के अंदाज में बोला, ये क्या ले आई हो? मैंने तुमसे कहा था कोक लानी है, लेकिन तुम यह उठा लाई। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही थी। मैंने उससे कहा कि आपको ड्रिंक नहीं पीनी तो न पिए, मैं दोनों ग्लास पी लूंगी और आपके लिए कोक ले आती हूँ। उसने मुझे कहा, मैं नहीं पीता और तुम्हें भी नहीं पीने दूंगा, लेकिन मैंने जिद की तो वह खामोश हो गया। मैं फिर उठी और उसके लिए कोक ले आई और टेबल पर बैठकर ड्रिंक का ग्लास उठाकर पीने लगी और विजय भी एक एक घूंट कोक पी रहा था। थोड़ी देर के बाद मैंने अपना ग्लास फिर उठाया और पूरा ग्लास पी लिया और उसके बाद हम घर आए और मैं सो गई और मुझे नींद आ गई। वह रात मेरे लिए एक यादगार रात थी। सुबह 6 बजे के करीब मैं उठी तो टीवी लाउंज में आर्यन भाई और विजय बातें कर रहे थे। मैं बाहर निकली, विजय और भाई को गुड मॉर्निंग कहा। भाई ने मुझे देखा और कहने लगे, उठ गई शहजादी साहिबा, सुबह से चाय के इंतजार में बैठे हैं। मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन विजय ने मुझे सोने नहीं दिया। वह बता रहा था कि तुम लोग रात को होटल में गए थे और तुमने उसे कितना तंग किया। आस्था, तुमने देखा ना विजय कितना अच्छा है, वह तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। मैं घबराई हुई थी, कुछ न बोली और बाथरूम में घुस गई। नहाकर फ्रेश हुई और फिर मैंने जाकर चाय बनाई और उनके पास ही बैठी और इंतजार करने लगी कि कब भाई मेरी क्लास लेना शुरू करते हैं, मगर ऐसा कुछ न हुआ। भाई का अंदाज ऐसा था जैसे वह मेरी शरारतों से लुत्फ ले रहे हों। थोड़ी देर के बाद भाई चाय पीकर सोने के लिए अपने कमरे में चले गए और मैंने चोरी चोरी विजय की तरफ देखा तो वह मेरी तरफ देखकर हल्का हल्का सा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। मैंने नजरें नीची कर ली और थोड़ी देर बाद फिर नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और उसको कहा, सॉरी। किस बात की सॉरी? उसने पूछा। उसके चेहरे पर मासूमियत थी। वह मैंने आपको रात को बहुत तंग किया और भाई को भी सब बता दिया। नहीं, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? यह तो तुम्हारा हक है कि तुम भाई से कह सको और मुझे खुशी है कि तुमने यह किया। मैं खामोश हो गई और थोड़ी देर के बाद फिर बोली, वह आपने रात वाला वाकया भाई को भी बता दिया है या नहीं? वैसे तुम हो वाकई ही बहुत खूबसूरत। मेरी जिंदगी में पहली बार मैंने किसी को इतना हसीन देखा है। मैं उसकी बात सुनकर खुश हो गई और उसकी तरफ देखने लगी। आखिरकार मैं जीत गई थी। विजय मेरी जिंदगी में आने वाला पहला लड़का था और मैं पहली बार उसके मुंह से अपनी तारीफ सुन रही थी। उसके शब्द मेरे दिल को छू गए। मैं उठकर कमरे में चली गई और बेड पर औंधी होकर लेट गई। मुझे अब हर चीज अच्छी लग रही थी और हर चीज पर प्यार आ रहा था। पूरी दुनिया हसीन लग रही थी। मैंने तकिया लिया और उसे जोर से अपने सीने के साथ लगा लिया, जैसे मैंने अपने सपनों को थाम लिया हो। खैर, अब हमारी दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी और मुझे उम्मीद थी कि यह दोस्ती जल्द ही मोहब्बत में बदल जाएगी। खैर, दिन गुजरते गए, हमारी करीबी बढ़ती गई। विजय अब मुझसे ज्यादा खुलकर बात करने लगा था। एक रोज मेरी तबीयत खराब थी और मैं कॉलेज नहीं गई।
विजय अपनी नौकरी पर चले गए। मैं अपने कमरे में ही लेटी रही जबकि भाई अपने कमरे में सोए हुए थे। 9 बजे के करीब मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने सोचा भाई उठे होंगे, किसी काम के लिए दरवाजा खोला होगा। मैं अपने कमरे में ही लेटी रही। थोड़ी देर के बाद मुझे टीवी लाउंज से आवाजें आने लगीं। उनमें भाई के साथ किसी महिला की भी आवाज शामिल थी जो हिंदुस्तानी लहजे में अंग्रेजी बोल रही थी। दोनों अंग्रेजी भाषा में कुछ बोल रहे थे। उनकी आवाजें काफी धीमी थीं। मैं उठी और दरवाजा हल्का सा खोलकर देखा तो आर्यन भाई एक गोरी महिला के साथ बातें कर रहे थे। वह महिला कोई 24-25 साल की होगी, खूबसूरत और आकर्षक। वह गोरी महिला 1 घंटे से ज्यादा वक्त घर में मौजूद रही और फिर चली गई। भाई फिर अपने कमरे में जाकर सो गए। खाने के वक्त भाई उठे तो मैंने उनको महसूस नहीं होने दिया कि मैंने उनको किसी महिला के साथ देखा है। मैंने बहुत एहतियात से यह बात छिपाई। खाने के बाद भाई भी अपनी रात की ड्यूटी पर चले गए। थोड़ी देर के बाद विजय आए और हम लोग बाहर खाने के लिए गए। उस दिन मौसम अच्छा था और हमने एक पेंचा रेस्टोरेंट जाने का फैसला किया। वहाँ पहुंचकर हमने खाना ऑर्डर किया और इस दौरान मैंने सभी घटनाओं से उनको अवगत कराया। अपने भाई और उस महिला की मौजूदगी के बारे में बताया तो उसने बताया कि वह लड़की सीता है और उसके भाई के साथ काफी अरसे से दोस्ती है। आस्था, तुम्हारे आने से पहले वह अक्सर घर आती थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद आर्यन ने उसे घर आने से मना कर दिया था ताकि तुम्हें कोई परेशानी न हो। वह तुम्हारी इज्जत करता है। आज आर्यन को मालूम नहीं था कि तुम कॉलेज नहीं गई, इसीलिए उसे बुला लिया। ये सुनकर मुझे आर्यन भाई पर थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन विजय ने मुझे समझाया कि वह ऐसा क्यों कर रहा था। एक दिन जब हम लोग बाहर खाने से वापस आए, मैंने चाय बनाई और साथ में बिस्कुट ले आई। चाय पीते हुए मैंने एक बिस्कुट उठाया और विजय के मुंह में डाल दिया। वह मेरी तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर हैरानी के साथ एक दिलकश मुस्कुराहट थी। खैर, उसने कहा कुछ नहीं और बिस्कुट खा लिया। अब मैं उम्मीद कर रही थी कि वह भी मुझे बिस्कुट खिलाएगा, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। वह सिर्फ मुस्कुराकर मेरी तरफ देखता रहा। खैर, चाय के बाद मैंने बर्तन उठाए और उसके बाद आकर सोफे पर बैठ गई और मैं उसे देख रही थी। वह भी मेरी तरफ देखने लगा। हमारी नजरें मिली और उसकी आंखों में मुझे अपने लिए मोहब्बत दिखाई दी। उसके बाद वह उठकर अपने कमरे में चला गया। शायद उसे और बात करने में हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। मैं भी उठी और अपने कमरे में चली गई, लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। मेरे दिल दिमाग में विजय के साथ गुजरा हुआ हर लम्हा ताजा था और मैं ये सोच रही थी कि हमारे रिश्ते का अगला मोड़ क्या होगा। क्या हम कभी एक हो पाएंगे?